बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 15 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और लेक्चर नंबर 15 है हमारा डिजाइनिंग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। वन ऑफ माय फेवरेट लेक्चर थ्रू आउट दिस सीरीज कि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को कैसे डिजाइन किया जाता है और सिक्योरिटी सॉल्यूशन को डिजाइन करते वक्त हमें किन किन चीजों को जहन में रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को जहन में रखकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी सॉल्यूशन डिजाइन किया जाता है। उस पे आज बात करेंगे और देखेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स, किन किन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो आज हम इस लेक्चर नंबर 15 में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 15। अब सिक्योरिटी सॉल्यूशन पर बात करने से पहले सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी चाहिए क्यों? ऐसा क्या है सिक्योरिटी में, इतना ज्यादा कंसिडरेशन क्यों दी जाती है सिक्योरिटी को कि हमारे नेटवर्क में हमें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले रीजन है कंपनी की अपनी रेपुटेशन। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपनी रेपुटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी कंपनी का अपना डेटा है, उस कंपनी की सेल्स क्या जा रही हैं, उस कंपनी के जितने भी फिगर्स हैं, वो सारे कॉन्फिडेंशियल डेटा जो एक ऑर्गेनाइजेशन का है, वो नहीं चाहेगी कि वो बाहर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो चीज शेयर करे। अदरवाइज तो कंपटीशन फिर रहता ही नहीं है। कंपटीटर होते ही इसीलिए है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें जो है वो अपने अंदर रखें, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपनी चीजें वो अपने अंदर रखेगी। अगर ये चीजें लीक हो जाएं तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है। आपका जो कंपटीटर बैठा हुआ है मार्केट में, अगर उसको आपकी इंटरनल चीजें पता चल जाए कि आपकी इंटरनल पॉलिसीज कौन सी हैं, या आपकी जो अगर एक ऑनलाइन सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है लाइक Amazon, तो उनकी अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, उनकी सेल कितनी होती है, वो कितनी वेबसाइट पर क्या क्या काम कर रहे हैं, अगर ये चीज बाहर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये चीजें पहुंच जाएं तो वो चीजें वो अडॉप्ट करके Amazon का मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए रेपुटेशन वाइज सिक्योरिटी की जरूरत है। हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी रीजन, दे आर सम लेजिस्लेशंस, कुछ लॉज हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लाजमी फॉलो करने पड़ते हैं। लाइक हेल्थ इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, इनको हिपा के लेजिस्लेशन को फॉलो करना पड़ता है। हिपा एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताता है आपको कि भी आपको सिक्योरिटी एक हेल्थ इंस्टीट्यूट की, एक हॉस्पिटल की कैसे डिजाइन करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद एक और लेजिस्लेशन कॉल्ड सॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए जो लेजिस्लेशन इस्तेमाल होती है वो सॉक्स। एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड पीसीआई डीएसएस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन करते हो, उनको, उन कंपनीज के लिए पीसीआई डीएसएस को की लेजिस्लेशन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि वो अपने एक स्टैंडर्ड को मीट करें और सब कंपनीज उसी स्टैंडर्ड पर अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को रखें और उसी स्टैंडर्ड को लेकर अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को आगे लेके चलें। थर्ड नंबर पर हमारा सिक्योरिंग डेटाबेसेस। तो लेट्स से हमारे, अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में कितने सारे डिपार्टमेंट हैं। सर्जरी डिपार्टमेंट है, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, पेशेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, एचआर, उनके एम्प्लॉयज की सारी डिटेल्स हैं, उनके एम्प्लॉयज के पे रिकॉर्ड्स हैं, उनके एम्प्लॉयज के टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है। तो सो मेनी डिपार्टमेंट्स, इन सब के अपने अपने डेटाबेसेस हैं। इन सब के डेटाबेसेस को सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप नहीं चाहोगे कि भी आपका को आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर किसी तीसरे बंदे को देंगे कि इस तरह से तो वो जाके कहीं और से आपका कार्ड नंबर यूज करके वो शॉपिंग कर ले
और आपको पता ही नहीं चले। आप जब अगले दिन अपने बैंक में जाओ, आप बोलो ये क्या, मेरे बैंक में 10,000 रुपए कम क्यों है? तो पता चले किसी ने आपके बैंक कार्ड का नंबर और उसकी सारी डिटेल, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाली हुई है, और उसने जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दी आपकी सिक्योरिटी को, आपकी इंफॉर्मेशन को, और उसने आपकी इंफॉर्मेशन को गलत यूज करके इस्तेमाल किया है। तो इस तरह डेटाबेस को जो ऑर्गेनाइजेशंस होल्ड करती हैं, उनको सिक्योर करना बहुत बड़ा एक टास्क है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड नंबर 4, टू प्रोटेक्ट प्राइवेट और कंपनी एसेट्स एंड डेटा। अगेन सेम थिंग रिलेटेड टू दैट, के आपके जो एसेट्स हैं, जो आपकी कंपनी का इंटरनल डेटा है, आपकी कंपनी से रिलेटेड जो डेटा है, उसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी चाहिए। दे आर सो मेनी मोर के भी आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए, बट दीज आर मेन पॉइंट्स कि आपको सिक्योरिटी क्यों चाहिए। शायद आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले सोनी का डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ था। किसी हैकर ने उनका डेटा एक्सेस किया था। जो भी उनके ऑनलाइन गेमर्स हैं, उनकी डिटेल, उनकी नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, वो सारा कॉम्प्रोमाइज हुआ था। और फिर उसके बाद उस सोनी को उस पे फिर काफी सारा फाइन पे करना पड़ा था। तो थिंग्स लाइक दैट। इमेजिन कि अगर आपकी कोई एयरलाइंस की वेबसाइट है जिसपे आप ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बाय करते हैं। इमेजिन कि अगर कोई अटैकर, कोई हैकर जो है उस वेबसाइट को अटैक करता है विद समथिंग कॉल्ड डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से अगर कोई वेबसाइट को अटैक करता है, तो उनकी वो वेबसाइट को डाउन लेके जाता है। दैट कुड कॉस्ट मिलियंस ऑफ पाउंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर टू दैट कंपनी। उनको तो मिलियंस, लाखों, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। बेशक वो वेबसाइट सिर्फ क्या 2 घंटे के लिए भी जाती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक एक घंटे, दो दो घंटे में कितने लाखों करोड़ों बनाती हैं ऑनलाइन। और अगर किसी वजह से उन ऑनलाइन कंपनीज की सिक्योरिटी मिटिंग को कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या उनकी सिक्योरिटी जो है वो हैक हो जाए, उनकी वेबसाइट हैक हो जाए, तो उनको फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है, उसका बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो दैट्स अनदर पॉइंट कि हमें सिक्योरिटी इसलिए चाहिए। इसीलिए आज भी अगर हम वॉल स्ट्रीट का, अमेरिका की जो फाइनेंशियल सबसे बड़ी मार्केट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो उनका है, अगर आप उनको उसको खोलें और उसको आप स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि हर रोज, हर हफ्ते उसमें बात होती है नेटवर्क सिक्योरिटी की, कि हम अपने नेटवर्क को सिक्योर करें, नेटवर्क को सिक्योर करें, ये फलां जगह पे ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो हम हर रोज का ये टॉपिक बन चुका है ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी हमारे लिए आज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा या उसकी वेबसाइट, उसको हैक करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए, देयर सर्टेन थिंग्स जो इस्तेमाल होती हैं। और मेरे ख्याल में ये सही वक्त है आपको उन चीजों के बारे में बताने का, सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का, कि वो अटैक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से अटैक्स यूज करके जो एक थर्ड पर्सन है वो आपके नेटवर्क के अंदर दाखिल हो सकता है, ताकि आप उनके खिलाफ मेजर्स लेके आप उनको रोक सकें और उनको स्टॉप कर सकें। तो देखते हैं कि हमारे नेटवर्क में अटैक्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जो अटैक, जो वेरी बेसिक, आई से कि ये एक फर्स्ट लेवल का अटैक है, वो है रिकॉनेसेंस अटैक। रिकॉनेसेंस अटैक में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन गैदर करने वाला अटैक होता है। मसलन कि एक थर्ड बंदा आपके नेटवर्क के की इंफॉर्मेशन ले रहा है और देख रहा है कि आपके नेटवर्क में है क्या क्या, आप कौन से आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हो, किस सर्वर को कौन सा आईपी एड्रेस दिया हुआ है, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन से सर्वर के ऊपर आपके नेटवर्क के अंदर। तो दे आर थिंग्स जो अटैकर्स यूज करते हैं, दे आर थिंग्स कॉल्ड पिंग स्वीप अटैक, इंटरनेट इंफॉर्मेशन लुकअप, पोर्ट स्कैन्स, पैकेट स्निफर्स। तो रिकॉनेसेंस अटैक में बेसिकली सिर्फ वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं कि आप, ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर करके पूरा डॉक्यूमेंट करके और फिर उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन को अटैक कर सकें, क्योंकि उनके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। मैं आपको दिखाता हूं एक
एक सॉफ्टवेयर जो बहुत कॉमनली यूज होता है जेन मैप के नाम से, जिसमें हम देखते हैं कि जेन मैप इसीलिए यूज होता है कि आप उससे पिंक स्वीप, स्पोर्ट स्कैन ये आप कर सकें, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो लेट मी पुल आउट जेन मैप। तो ये है जी हमारे पास जेन मैप। अब जेन मैप में मैंने क्या किया, मैंने अपने ही घर का जो नेटवर्क है, जो हमारा राउटर है, उसी को टारगेट बना के, और मैंने कहा जी क्विक स्कैन प्लस, इस पे एक स्कैन करो और मुझे पूरी डिटेल दो कि क्या क्या तुम देखते हो इस पर्टिकुलर सबनेट के ऊपर, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें मिलता है कि भी देखें कि ये हमारे मेरे राउटर का आईपी एड्रेस है, मुझे बता रहा है कि भी उसकी जो पिंग है उसका ये उसका टाइम आउट है, उसका रिस्पांस टाइम है पिंग का, उसके ऊपर टीसीपी की पोर्ट जो DNS3 वो ओपन है, और 80 पोर्ट 80 जो है उसके ऊपर ओपन है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो इवन जो मेरे कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला गया है वो कौन सा है, वो डिटेल भी आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर उस मेरे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज ओपन है, कौन कौन सी टीसीपी पोर्ट्स ओपन है, वो सारी डिटेल भी आपको सॉफ्टवेयर सारा गैदर करके देगा। फिर आपको एक टोपोलॉजी भी बना के देता है कि भाई ये आपका एक लोकल होस्ट है, ये हमारा राउटर है 192.168.0.1 का, और उसके साथ दो ये होस्ट अटैच हैं 192.168.0.5 और 192.168.0.6। तो इस तरह से आपको टोपोलॉजी भी देता है, आपको और बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। तो दैट्स वन ऑफ द सॉफ्टवेयर जो बहुत कॉमनली यूज होता है। तो दैट्स कॉल्ड रिकॉनिसेंस अटैक। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अनफॉर्चुनेटली कि जो अटैकर होता है वो जो रिकॉनिसेंस अटैक करके जो वो एक आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डॉक्यूमेंटेशन करता है, वो इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि वो आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन की इतनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नेटवर्क की नहीं होती, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होती है। आई मीन हैवन सेड दैट देयर आर कंपनीज, देयर आर ऑर्गेनाइजेशन जिनकी नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, बट अमूमन जो है डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा कमी मिलती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैंने पिंग स्वीप अटैक या पोर्ट स्कैन अटैक्स जो कि आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज करके किए जाते हैं, तो अगर वो मैंने ब्लॉक करने हैं या उनका रिस्पांस नहीं करना, तो मुझे पिंग ब्लॉक करने पड़ेंगे, मुझे आईसीएमपी को ब्लॉक करना पड़ेगा। उससे नुकसान क्या होगा कि मेरे अपने नेटवर्क की जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगी, मैं अपनी डिवाइसेस को पिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ही डिवाइसेस को मैनेज प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सा रिकॉनिसेंस अटैक को मिटिगेट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट कि आप अपने ही नेटवर्क की मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो अटैक है दैट्स कॉल्ड एक्सेस अटैक। अब एक्सेस अटैक में दो चीजें आती हैं बहुत जो कॉमन है, वो है अटैक अगेंस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसमें यूज होता है ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रेंडमली गेस कर रहे होते हैं पासवर्ड्स, यूजर नेम्स पासवर्ड गेस कर रहे होते हैं, और जो भी वो जब भी उसको राइट सीक्वेंस मिलता है वो उसको अनलॉक कर देता है। और देयर इज अनदर वन कॉल्ड डिक्शनरी अटैक। उसमें क्या होता है कि डिक्शनरी से वर्ड्स लिए जाते हैं, और डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो उस पे उस पासवर्ड के अगेंस्ट अटैक किए जाते हैं, और देखा जाता है कि कौन सा पासवर्ड, कौन सा डिक्शनरी वर्ड एज अ पासवर्ड यूज किया गया है। इसीलिए रिकमेंडेड किया जाता है कि भाई लेट्स से अगर आप अपना पासवर्ड रख रहे हैं तो वो सिर्फ सिस्को ना रखें, या नेम ऑफ प्लेस या कुछ ऐसा नहीं रखें जो कि डिक्शनरी वर्ड हो, ताकि डिक्शनरी अटैक उसको पहचान ना सके और उसको कंप्रोमाइज ना किया जा सके। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो एक्सेस अटैक है वो है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक में सबसे जो कॉमन है वो आती है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में ये होता है कि यू गेट
some sort of a web notices, a web pages, या आपको ईमेल मिल सकती है. लुक्स लाइक आपको लगेगा यही कि वो एक ट्रस्टेड पर्सन से आई है, बट वो ट्रस्टेड पर्सन से नहीं होती. वो हैकर या अटैकर जिन्होंने भी डिजाइन की होती है उनकी तरफ से आती है, टू गेट योर पर्सनल डेटा, टू गेट योर यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो आई गॉट दिस फ्रॉम गूगल के ये एक फिशिंग की जो एग्जांपल है कि अगर किसी बैंक से आपको ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि डियर वैल्यूड कस्टमर ऑफ दिस बैंक, वी हैव रिसीव्ड notice that you have recently attempted to withdraw the following amount from another country. If this information is not correct, someone unknown may have accessed your account. As a safety measure, please visit our website via the link below to verify your personal information. अब जब आप इस लिंक में जाएंगे वो आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, और वो पासवर्ड डायरेक्ट जो भी अटैकर इसको मैनेज कर रहा होगा, इस अपने लिंक को देख रहा होगा, उस तक आपकी डिटेल पहुंच जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करके तो आपको जो है वो आपके बैंक अकाउंट के साथ वो मैनिपुलेट कर सकता है. तो दैट्स कॉल्ड फिशिंग. अनदर सॉर्ट ऑफ अटैक के सोशल इंजीनियरिंग में क्या आता है कि भाई लेट्स से देयर इज अ थर्ड पर्सन, देयर इज अ अटैकर कॉलिंग योर एम्प्लॉइज. बाहर से कॉल कर रहा है लेकिन आपके एम्प्लॉइज को कॉल करके बोल रहे हैं कि जी हम आपके आईटी डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कैन वी हैव योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, हमने कोई टेस्टिंग करनी है. सो ऐसे अटैक्स ने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क्स को डाउन किया है, उनको बहुत सा ज्यादा फाइनेंशियल लॉस किया है विद सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है. उसके बाद नंबर थर्ड पे जो हमारे पास अटैक्स टाइप्स ऑफ अटैक्स आते हैं वो है जी अवेलेबिलिटी अटैक. अब अवेलेबिलिटी अटैक में देयर आर टू अटैक्स विच आर वेरी वेरी डेंजरस. दीज आर द सॉर्ट ऑफ अटैक जो हम नेटवर्क इंजीनियर्स को मौका देते हैं कि जी प्रॉपर हमें काम करने के लिए अगर एक हेक्टिक एक सिरदर्दी वाला जो अटैक है जिसे खत्म करना मुश्किल है, वो है डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. तो दिस इज द काइंड ऑफ अटैक दैट कीप्स नेटवर्क इंजीनियर अवेक एट नाइट एज वेल. तो इसमें क्या होता है डिनायल ऑफ सर्विस में कि एक होस्ट जो अटैक कर रहा है, ये अटैकर बैठा हुआ है. अब अटैकर एक पर्टिकुलर होस्ट को अटैक कर रहा है, उसको पता है कि मैंने इस सर्वर को अटैक करना है. ये दो तीन अटैकर बैठे हुए हैं. अब नॉर्मल यूजर भी इस सर्वर पे जा रहे हैं. लेट्स से कि ये डीएनएस सर्वर है, पब्लिक डीएनएस सर्वर जो हम भी यूज करते हैं. जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो हम पब्लिक डीएनएस से आईपी रिजॉल्व कराते हैं और फिर हमें पता चलता है कि हमने उसकी तरफ राउटिंग कैसे करनी है. तो लेट्स से कि ये पब्लिक डीएनएस सर्वर है और ये अटैकर बैठा हुआ है. अटैकर को पता है कि भाई इस पब्लिक डीएनएस सर्वर को कैसे अटैक करना है. आप भी इस डीएनएस को यूज कर रहे हो, साथ में अटैकर एक गार्बेज ट्रैफिक, लेट्स से इवन वीडियो ट्रैफिक, कुछ गार्बेज ट्रैफिक इतनी ज्यादा अमाउंट में इस सर्वर के ऊपर फेंक देगा कि उस सर्वर का ये जो लिंक होगा इसको म्यूचुअली वो काइंड ऑफ लाइक कंजेस्टेड कर देगा, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड कर देगा कि बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे. तो दैट्स कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इवन वर्स. इसमें क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो डिफरेंट मशीन्स को अटैक करता है, उनको काइंड ऑफ लाइक ज़ोंबीज बनाता है, और वो फिर मशीन्स और जिन जिन मशीनों से जुड़ी हुई हैं उन मशीनों को भी वो अटैक करती हैं. बहुत सारे ज़ोंबीज हो गए और ये सारे मिल के उस पर्टिकुलर सोर्स को अटैक करते हैं. और अब इस पर्टिकुलर सोर्स का ये बेचारा एक, बेशक इसके पास एक 10 गिग का लिंक है, बस इसके पास टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ होस्ट की ट्रैफिक, गार्बेज ट्रैफिक एक बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रही है. तो इसका ये जो लिंक है वो काइंड ऑफ लाइक अनअवेलेबल हो जाता है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है. दिस इज अ काइंड ऑफ अटैक जिसने हिस्ट्री में पूरे पूरे कंट्रीज के पब्लिक नेटवर्क को डाउन किया हुआ है. तो वेरी डेंजरस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. तो ये तो हमारे कुछ अटैक्स थे. दीज आर वेरी फ्यू अटैक्स जो हमने जिक्र किए.
जो मेन थे हमने 3-4 का इसमें जिक्र किया। अगेन द लिस्ट गोज ऑन, बहुत सारे अटैक्स हैं जो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट जो मेन आपको इस कोर्स में सीसीडीए के लिए आपको जिक्र करना जो जरूरी थे वो हमने इधर मेंशन कर लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी सॉल्यूशन के डिजाइन को, कि उसका डिजाइन कैसे किया जाता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके हमारा एक सिक्योरिटी सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो सिक्योरिटी सॉल्यूशन डिजाइन के अंदर तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फायरवॉल डिजाइन, जिसमें हमारे पास एएसए भी है, जिसमें हमारे पास फायरवॉल स्विचिंग मॉड्यूल भी है, यानी कि हमारे पास जो स्विचेस आते हैं 6500 स्विचेस, उसके अंदर हम फायरवॉल का मॉड्यूल लगा सकते हैं, तो दैट्स फायरवॉल स्विचिंग मॉड्यूल। तो एएसए एंड फायरवॉल स्विचिंग मॉड्यूल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वीपीएन सर्विसेज, जो डिफरेंट वीपीएन सर्विसेज हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करके अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और फिर उसके बाद डिजाइनिंग आईपीएस आईडीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, उसकी डिजाइनिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले फायरवॉल डिजाइन। फायरवॉल डिजाइन में मैं शुरू करूंगा सबसे पहले एक वेरी वेरी बेसिक फायरवॉल डिजाइन से, इंटरनेट फायरवॉल डिजाइन कैसे होती है। अब ये हमारे पास फायरवॉल है, इट कुड बी एएसए 5500 एएसए 5500 सीरीज, और इट कुड बी अ फायरवॉल सर्विस मॉड्यूल, जो फायरवॉल स्विचेस, जो स्विचेस के अंदर मॉड्यूल लगा होता है, फायरवॉल सर्विसेज मॉड्यूल, इट कुड बी दैट। तो एएसए इसके अंदर अब दो चीजें हैं, दो इंटरफेस हैं इसके अंदर। ये इंटरफेस इज अ ट्रस्टेड इंटरफेस एंड दिस वन इज अनट्रस्टेड इंटरफेस, क्योंकि ये इंटरनेट की तरफ जा रहा है, कुछ भी चीज इंटरनेट से आ रही है, दैट्स अनट्रस्टेड। अब अनट्रस्टेड क्या करती है, इस बेसिक डिजाइन में हम क्या करते हैं, एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट हम ब्लॉक कर देंगे उसको, और गोइंग फ्रॉम द ट्रस्टेड हम उसे अलाउ कर देंगे। तो दैट्स वेरी बेसिक जो डिजाइन में हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक फायरवॉल लगाते हैं, अपने स्विचेस के साथ अपने क्लाइंट्स को अटैच करते हैं, और स्विच के ट्रस्टेड इंटरफेस पे अपना स्विच की तरफ उसका इंटरफेस रखते हैं, और अपने राउटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है अनट्रस्टेड जोन की तरफ जाएगा, और अनट्रस्टेड से अंदर आने वाले जो पैकेट्स हैं वो आप ब्लॉक करेंगे, जिनका सोर्स बाहर से आ रहा हो, और जो अंदर से जा रहे हैं ट्रस्टेड नेटवर्क से बाहर जा रही है ट्रैफिक, उसको आप अलाउ करेंगे। दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल फायरवॉल डिजाइन। इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं, इंटरनेट फायरवॉल विद डीएमजी, डीमिलिटराइज जोन। मैंने अपने इस कोर्स में पहले जिक्र किया था कि डीमिलिटराइज जोन क्या चीज है। तो डीमिलिटराइज जोन में आप एक सर्वर जो आप चाहते हो कि पब्लिकली लोग उसको एक्सेस करें, आप उसको एक सेपरेट जोन में रखते हो, ताकि बाहर से आने वाले लोग उस सर्वर को डायरेक्ट तो एक्सेस कर सकें, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकें। तो वो जो हम जोन बनाते हैं दैट्स कॉल्ड डीमिलिटराइज जोन। अब डीमिलिटराइज जोन के डिजाइन में क्या होता है कि फायरवॉल को एक और इंटरफेस इसका आ जाता है, डीएमजी इंटरफेस, जो कि किसी भी किस्म की ट्रैफिक को, चाहे वो ट्रस्टेड जोन से आ रही हो, सेमी ट्रस्टेड जोन से आ रही हो, या अनट्रस्टेड नेटवर्क से या अनट्रस्टेड जोन से आ रही हो, वो उसको अलाउ कर देता है। फिर हम उस पर डिफरेंट सर्विसेज चला सकते हैं, पैकेट की इंस्पेक्शन की सर्विसेज चला सकते हैं, हम एएसए को यूज कर सकते हैं एज अ वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर। आजकल हमारे पास एएसए में आते हैं, हम एएसए को एज अ वायरस के चेक के लिए यूज कर सकते हैं कि भाई आप ट्रैफिक चेक करो कि इनमें वायरस है या नहीं, अगर वायरस है तो उस पर ये सर्टेन एक्शन लो। सो एएसए इन ऑल कैन डू डीप पैकेट इंस्पेक्शन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन करके कौन से सोर्स से ट्रैफिक आ रही है, कौन सी डेस्टिनेशन की तरफ जा रही है, क्या एक ट्रैफिक का एक सिमिलर पैटर्न है, जो
ये सारी डीप इंस्पेक्शन करके वी कैन यूज ASA टू मिटिगेट, हमने जो अभी अटैक्स की बात की थी उनको ख़त्म करने के लिए हम ASA को इस्तेमाल करते हैं और ASA की सर्विसेज को यूज़ करके हम उन अटैक से बचते हैं और ऐसे अपने नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं कि हम उन अटैक से बच सकें। उसके बाद there is a third one as well with for firewall design, internet firewall with multi DMZ। अगर आपके पास एक से ज्यादा डीमिलिटराइज जोन है तो उस सूरत में क्या होगा, तो उस सूरत में आपके पास, जैसे हमने ये DMZ इंटरफेस ASA के साथ लगाया, ये भी DMZ इंटरफेस पे लगाया, ये हमारे पास अनट्रस्टेड इसका इंटरफेस है और ये इसका ट्रस्टेड इंटरफेस है। फिर हम इस पे डिफरेंट पॉलिसीज फोर्स कर सकते हैं कि ये जो DMZ है, ये VPN सर्वर जो है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल लोग, चाहे वो जो भी साइट इंटरनेट पे बैठी है, वो ये DMZ सर्वर यूज करें, और आउटसाइड जो लोग इंटरनेट पे बैठे हैं वो उनको अगर कंपनी कोई वेबसाइट पे लॉग ऑन होना है या कोई भी पब्लिक सर्वर अगर कंपनी ने रखा है कि आप बाहर से उसे एक्सेस कर सकें, कोई भी बंदा इंटरनेट से उसे एक्सेस कर सके, तो वो उसे दूसरे DMZ जोन से इंटरनेट का उसे एक्सेस कर सके। तो ये हमारे डिफरेंट डिजाइन एस्पेक्ट्स थे फॉर ASA एंड फॉर फायरवॉल कि हम उसे किस तरह से डिजाइन करेंगे विद अ सिंगल डीमिलिटराइज जोन एंड विद ड्यूल डीमिलिटराइज जोन, या दो से ज्यादा डीमिलिटराइज जोन अगर हमारे पास हो तो। उसके बाद ऑल एंड ऑल अगर हम देखें कि फायरवॉल का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिजाइन कैसा रहेगा, एक हमारी एक साइट के अंदर, तो ये लेट्स से कि हमारे पास ASA 5500 ये फायरवॉल पड़ी है हमारे पास, ये हमारे पास राउटर जो हमें इंटरनेट से सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है, ये इंटरनेट वर्ल्ड अनट्रस्टेड इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है, और बाकी ये क्योंकि लैन में है तो ये हमारे पास ट्रस्टेड जोन में है ये सारे इंटरफेसेस। और इस हमारे लैन जोन के अंदर प्रिंटर अटैच हैं, गेम सिस्टम्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, फिर प्रिंटर्स, लैपटॉप, सर्वर्स, IP फोन्स, ये सारे हमारे अटैच्ड हैं। तो ये एक जेनेरिक ओवरव्यू है कनेक्टिविटी के लिए कि एक ASA एक स्पेसिफिक साइट के अंदर किस तरीके से कनेक्ट होगा। तो आपके लैन के अंदर जो भी ट्रैफिक आएगी वो ट्रैफिक इंटरनेट से होती हुई, राउटर से होती हुई अनट्रस्टेड इंटरफेस पे जाएगी, और अनट्रस्टेड इंटरफेस से फिर ASA उसको देखेगा कि भाई इसको किस तरफ मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं। अब क्योंकि ASA के अंदर एक स्विच भी बिल्ट इन होता है, इसलिए हमने, क्योंकि हमारे पास मशीन्स इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए एक ASA यूज किया। नॉर्मली क्या होता है कि एक अनट्रस्टेड पोर्ट पे हमारे ये राउटर लगा है, दूसरे ट्रस्टेड पोर्ट पे हम एक स्विच लगाते हैं, और उस स्विच के साथ फिर अपने बाकी डिफरेंट क्लाइंट्स को हम अटैच करते हैं। तो ये हमने देख लिया फायरवॉल डिजाइन के, फायरवॉल को के डिजाइन को में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और उनको कौन कौन से पीसेस जुड़ के फायरवॉल की डिजाइनिंग की जाती है। VPN सर्विसेज। तो VPN सर्विसेज में क्या होता है कि दे आर डिफरेंट सर्विसेज कि आप इंटरनेट को यूज करके अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक को इंटरनेट के ऊपर सेंड करके आप उसे इस तरीके से सेंड करें कि वो सिक्योर हो। तो वो सिक्योर, अगर इंटरनेट से कोई बंदा बैठा हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रैफिक को वो गैदर भी करता है, तो वो इतनी ज्यादा सिक्योर हो, इतनी ज्यादा वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं हो, इतनी ज्यादा वो डीफॉर्म्ड हो कि वो उससे कुछ समझ ही नहीं आया, उसे पता नहीं चले कि ये क्या हुआ, क्या है ये जो मेरे पास ट्रैफिक आई है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये है क्या। तो VPN सर्विसेज में सबसे पहले है IPsec। अब IPsec पे इटसेल्फ हम बहुत सारे लेक्चर कर सकते हैं, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको IPsec का थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी हो कि IPsec चीज क्या है। IPsec इज अ स्वीट ऑफ प्रोटोकॉल्स, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें ऑथेंटिकेशन आ जाती है, डेटा इंटेग्रिटी आ जाती है, इंक्रिप्शन आ जाती है। तो ये चीजें मिलकर IPsec एक पूरा एक स्वीट बनता है
IPsec प्रोटोकॉल बनता है। तो उसमें क्या होता है कि हम हमारे पास जो एक नेटवर्क की हमारी ये एक साइट है, मेनली ये यूज होता है फॉर साइट टू साइट IPsec टनल्स बनाने के लिए, IPsec VPNs बनाने के लिए। तो ये एक साइट है, ये हमारे पास दूसरी साइट है, और इन दोनों के बीच ये एक IPsec टनल बनी हुई है। अब इस टनल के अंदर से जो भी डेटा आप गुजार रहे हो, वो गुजर तो इंटरनेट से ही रहा है, बट वो इनक्रिप्टेड डेटा होता है। वो इतना ज्यादा हाईली इनक्रिप्टेड डेटा होता है कि अगर यहाँ पे एक अटैकर बैठा हुआ उसको देख भी रहा है, तो उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये डेटा क्या जा रहा है, कौन सा डेटा है, इसमें क्या लिखा है, उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज्यादा। आजकल के नेटवर्क में दे आर जो कीज हम इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इवन थाउजेंड बिट्स की कीज इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए वी नीड मोर देन years एंड years, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स चाहिए जो उन कीज को तोड़ें और आपको वो एक्चुअल डेटा उसको डिक्रिप्ट करके दें। बट इस ये पूरा स्वीट जो है IPsec का क्वाइट सिक्योर, और इसमें यही होता है कि टनल होती है, साइड टू साइड टनल फॉर्म होती है, जिसके अंदर से फिर डेटा पास हो रहा होता है इंटरनेट से। जरूरत इसलिए, यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि चीप होता है, सस्ता होता है। हम रादर देन के एक T1 लाइन इतनी लंबी बाय करें, हम सिंपल इंटरनेट का की सर्विसेज बाय करके और इंटरनेट के ऊपर IPsec को की टनल्स बनाकर दो साइड के बीच हम उसको यूज करके एक दो साइट्स को कनेक्टिविटी दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास VPN सर्विसेज में है, कॉल्ड DMVPN, डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। डायनामिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास एक हब साइट है, हब साइट, और फिर हमारे पास ये डिफरेंट स्पोक साइट्स हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल VPN के सिलसिले में कि सारी ये स्पोक साइट्स हब साइट से अटैच्ड होती हैं, और अगर नॉर्मल VPN कनेक्टिविटी में अगर इस स्पोक साइट ने इस स्पोक साइट से बात करनी है, तो वो सारा कुछ इधर से ही होगा, ये डायरेक्ट आपस में बात नहीं कर सकते। लेकिन DMVPN इन्वेंटेड बाय सिस्को, इससे क्या होता है कि अगर इस स्पोक साइट ने इस स्पोक साइट से बात करनी है, तो ये हब के पास जाएगा, हब से रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन लेगा, उसको बोलेगा कि मैंने फ्लांस स्पोक साइट से बात करनी है, मुझे रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन दो। वो जब इसको कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो ये एक डायनामिक टनल बना देंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक इसको जरूरत है। जब इसको जरूरत नहीं हो जाएगी, ये टनल जो है वो टीयर डाउन हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। और उसी हिसाब से ये, इसीलिए इसको डायनामिक मल्टी पॉइंट VPN कहा जाता है कि ये स्पोक्स आपस में मल्टी पॉइंट VPNs बना सकते हैं डायनामिकली। जब इनको जरूरत होती है, VPN एक टनल बनाते हैं, जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो टनल को टीयर डाउन कर देते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो VPN सर्विस हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड गेट VPN, अगेन इन्वेंटेड बाय सिस्को। अब रादर देन कि आप, ये हमारे पास साइट्स हैं, आप हर साइट के साथ एक टनल बनाओ, फुल मैश कनेक्टिविटी दो, पॉइंट टू पॉइंट IPsec VPN। दैट्स, एक तो ये बहुत ज्यादा प्राइसी होगा, सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा चार्ज करेगा आपको इसके लिए, और दूसरा देयर आर सो मेनी कनेक्शंस और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रबल शूटिंग इन्वॉल्व कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाता है। गेट VPN में क्या होता है कि ये सारे डायनामिकली अटैच होते हैं, जिस भी जिस भी साइट से बात करनी हो, वो आपस में टनल बना के बात कर लेते हैं, और जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है, टनल खत्म हो जाती है। फिर इन दो साइट्स ने आपस में बात करनी है, ये आपस में टनल बना लेंगे। जब इन्होंने आपस में डेटा शेयर कर लिया और दैट्स इट, उनका आपस में राब्ता खत्म हो जाएगा। अगर इस साइड ने लेट्स से कि दो साइड से बात करनी है, तो ये दो साइड से अपना टनल बना लेगी, IPsec टनल इसमें बन जाएगी, और ये सिक्योर टनल के जरिए आप अपना डेटा शेयर करेंगे, आपस में ट्रैफिक शेयर करेंगे। जब इनकी जरूरत खत्म हो जाएगी, तो ये दोनों टनल टेयर डाउन हो जाएंगे। तो दैट्स कॉल्ड गेट VPN। अगेन मैं आपको बहुत ही एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आई जस्ट वांट यू टू नो
कि ये VPN सर्विसेज क्या होती हैं, मैं सिर्फ इनको डिफाइन कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको इनका नॉलेज ऑलरेडी थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आप इसको लेके आगे चलें कि VPN सर्विसेज को आगे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। श्योरली ये हमारा जो सीरीज है ये सिक्योरिटी की सीरीज नहीं है। अगर सिक्योरिटी की सीरीज होती तो हम शायद हर एक VPN पे दो दो तीन तीन चार चार लेक्चर्स कर रहे होते हैं, उनकी लैब्स कर रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे डिजाइन एस्पेक्ट्स में रहकर आपको वो नॉलेज भी देना है और आपको उसके डिजाइन एस्पेक्ट्स भी समझाने हैं कि वो टेक्नोलॉजी है क्या और उसको डिजाइन करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। उसके बाद जो हमारे पास VPN है नंबर 4 पे, वो है समथिंग कॉल्ड इजी VPN। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन वाइज इज अ इजी VPN, क्योंकि इजी VPN क्या करता है? इजी VPN, लेट्स से कि हमारे पास ये हेडक्वार्टर साइट है, ये हेडक्वार्टर साइट अपनी डिफरेंट साइट से अटैच है। अब इजी VPN में क्या होगा, ये हर मुख्तलिफ किस्म की VPN सर्विसेज को अकोमोडेट कर सकता है। लेट्स से उसकी एक साइट जो है वो IPsec से उसका VPN की टनल बनी हो, दूसरी साइट से SSL को यूज करके उसकी VPN टनल जो है वो बनी हुई हो, तीसरी साइट जो है वो सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक एनी कनेक्ट को यूज करके उसकी VPN टनल बनी हो। तो ये इजी VPN का काम है कि वो डिफरेंट टाइप्स के VPN को अकोमोडेट करे और उनको एक एक टनल उसकी बना के आपस में डेटा शेयरिंग करे। वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एज आई सेड बिफोर, के कॉन्फ़िगरेशन वाइज काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को आपस में ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक छोटी सी भी कॉन्फ़िगरेशन एरर, दैट मीन्स आपका इजी VPN काम नहीं करेगा। बट वेरी वेरी स्केलेबल, वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ पे इजी VPN रन हो रहा है, आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे IPsec के लिए अलहदा से VPN बनाएं, उसकी अलहदा से कॉन्फ़िगरेशन करें, SSL के लिए अलहदा से करें, एनी कनेक्ट के लिए अलहदा से करें, DM VPN के लिए अलहदा से करें। तो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। आप इजी VPN की कॉन्फ़िग करें और वो हर जो डिफरेंट VPN सर्विसेज हैं उनको वो आपस में अकोमोडेट कर लेगी। हमने अभी तक जितनी भी VPN सर्विसेज देखी, इन सब की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। बट व्हाट वी कैन डू, हम यूज कर सकते हैं सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर को, और सिस्को सिक्योरिटी मैनेजर को यूज करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसी है वो इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ये पॉलिसी है, हम यहाँ पे ये VPN यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये VPN यूज कर रहे हैं, इस जगह पर ये यूज कर रहे हैं, और उन सबको आपस में ज्वाइन करके उस पॉलिसी को फिर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे डिवाइसेस हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, हम उन डिवाइसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर सकते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ मैनेजमेंट टूल, जिसके अंदर आप सिक्योरिटी पॉलिसीज को डिफाइन करते हो, सिक्योरिटी पॉलिसीज को बनाते हो और फिर उसको पुश करते हो अपनी नेटवर्क के अंदर। आपके जो डिवाइसेस लगी हैं उनके अंदर आप एक ही मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए आप वो पुश कर सकते हो। ये हो गया हमारा VPN सर्विसेज। लास्ट में हमारे डिजाइन कंसिडरेशन में है IPS IDS डिजाइन कंसिडरेशन, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। अब इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ये हमारे पास आजकल ASA में भी आता है। तो ASA के अंदर भी IPS की कॉन्फ़िग की जा सकती है, ASA को भी एज अ IPS यूज किया जा सकता है। ऑब्वियसली हर इस ASA को नहीं, बट देयर आर सर्टेन ASAs जो एज अ IPS आप यूज कर सकते हैं। अब IPS बेसिकली करता क्या है? IPS बेसिकली ये करता है कि आने वाली जो भी इसके पास डेटा होगा, जो भी ट्रैफिक होगी, पहले तो उसको वो इंस्पेक्ट करेगा, उसको डीप पैकेट इंस्पेक्शन के जरिए उसको एनालाइज करेगा, देखेगा कि उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, उसके अंदर कोई थ्रेट तो नहीं है किसी किस्म का, उसके अंदर कोई स्पाईवेयर या वर्म या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो इंटरनल नेटवर्क को डैमेज कर सके किसी भी तरीके से।
जब वो डिटेक्ट करता है, दैट्स आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। आईडीएस सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। देयर कम्स आईपीएस। आईपीएस फिर उस थ्रेट को जो भी वो डिटेक्ट करेगा, आईडीएस जो भी डिटेक्ट करेगा, उसको फिर आईपीएस खत्म करता है, डिलीट करता है, और उसे आपके नेटवर्क को जो बाहर की डिफरेंट स्पाईवेयर्स, जो फिशिंग अटैक्स हैं, जो डिफरेंट मॉलवेयर्स हैं, उनसे आपके नेटवर्क को बचा के रखता है। डिजाइन के हवाले से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आईपीएस की प्लेसमेंट। अब आईपीएस की प्लेसमेंट, एज ए सेड, अगर आपके पास एएसए है तो अगर आप वही एएसए बिल्ट इन आईपीएस एक ही यूनिट बाय करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, या आप स्विचिंग मॉड्यूल भी डिफरेंट उसके बाय कर सकते हैं आईपीएस के, या आईपीएस के आप एज अ यूनिट भी आईपीएस को बाय कर सकते हैं। डिजाइन के हवाले से द रिकमेंडेशन इज के आपकी जितनी भी ट्रैफिक है वो इन एंड आउट आईपीएस आईडीएस से होके जानी चाहिए। अब लेट्स से यहां पे ये हमारे लैन का कोर है, कोर मॉड्यूल। उसके बाद ये हमारा डेटा सेंटर का मॉड्यूल, कैंपस मॉड्यूल और वैन मॉड्यूल। जितनी भी ट्रैफिक होगी वो कोर की तरफ जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के लिए। वो कोर से होते हुए यहाँ पे ये आईपीएस से गुजर के, स्विच से गुजर के, फायरवॉल, स्विच, और ये फिर सर्विस प्रोवाइडर तक जाएगी इंटरनेट की तरफ जाके, और फिर इंटरनेट से वापसी पे भी वो यही पाथ लेगी, और फिर आईपीएस से होती हुई अगर कोई ट्रैफिक इंटरनेट से सोर्स हो रही है, जिसने लेट्स से अगर आपकी डीएमजी की तरफ जाना है, तो वो भी इंटरनेट से होते हुए वापस आएगी, आपके फायरवॉल से होते हुए, स्विच से होते हुए, आईपीएस आईडीएस से होते हुए आपके डीएमजी की तरफ वो आगे बढ़ेगी। तो आपकी जितनी भी ट्रैफिक इन या आउट जो भी हो रही है वो आईपीएस से गुजर कर हो रही है, और आईपीएस हर हर पैकेट को, ट्रैफिक जो आपकी पास हो रही है उसको इंस्पेक्ट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, उसमें किसी भी किस्म का वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, कुछ भी जो है वो उसे डिटेक्ट करके फिर उसे खत्म करता है, आपके उसे आपके इंटरनल नेटवर्क को उससे बचाता है। सीसीडीए के अंदर आईपीएस आईडीएस की बात नहीं की गई। सीसीडीए में सिर्फ फायरवॉल के डिजाइन के हवाले से कंसिडरेशन दी गई है कि फायरवॉल क्या होती है और फायरवॉल के डिजाइन एस्पेक्ट्स क्या है, वीपीएन सर्विसेज के बारे में बात की गई है। बट आईपीएस आईडीएस जो है वो सीसीडीपी का टॉपिक जरूर है, बट सीसीडीए में उसे डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं किया जाता। लेकिन ये जस्ट टू गिव यू अ ओवरव्यू एज अ बोनस इन दिस लेक्चर के आईपीएस आईडीएस भी एक डिजाइन का हिस्सा है, एक डिजाइन का पार्ट है, सिक्योरिटी डिजाइन का हिस्सा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये भी मैं इसी अपने लेक्चर में इंक्लूड कर दूं। उसके बाद फाइनली सिस्को सेफ, द बिग पिक्चर। अब सिस्को सेफ क्या चीज है? सिस्को सेफ स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर एंटरप्राइज। सिस्को सेफ इज अ गाइडलाइन, एक गाइड है जो आपको बताती है, आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस देती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी कैसे डिजाइन करें, उसके डिप्लॉयमेंट्स पे बात करती है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो देती है। तो सिस्को सेफ की एक बिग पिक्चर के हवाले से हमारे सामने ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। तो लेट्स सी के हमारे पास ये है जी, हमारे पास कोर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अब कोर जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल से अटैच है। लेट्स से ये उसकी लार्ज बिल्डिंग से अटैच है, उसके अंदर लार्ज बिल्डिंग के अंदर उसके अंदर ये फायरवॉल्स और फायरवॉल स्विचिंग मॉड्यूल्स लगे हैं, उसके स्विचेस के अंदर लेयर 3 स्विचेस और वो डिफरेंट उस डिवाइसेस से उसकी जो लैन है वो अटैच है। इसी तरह मीडियम बिल्डिंग के अंदर स्विच लगा है और उसके अंदर भी आईपीएस आईडीएस और फायरवॉल स्विचिंग मॉड्यूल्स है। स्मॉल बिल्डिंग, एक्स्ट्रा स्मॉल बिल्डिंग में फायरवॉल नहीं लगाई, उनको शायद जरूरत नहीं थी इतनी, उसके अंदर
जो IPS IDS की जरूरत नहीं थी, शायद फायरवॉल उन्होंने लगा दी, लेकिन IPS IDS उन्होंने स्मॉल बिल्डिंग और एक्स्ट्रा स्मॉल बिल्डिंग में नहीं लगाया, लेकिन मीडियम बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग में फायरवॉल के साथ साथ IPS IDS को उन्होंने इंक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद सर्विस ब्लॉक और डेटा सेंटर का ये जो मॉड्यूल है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिक्योरिटी डिवाइसेस लाइक NAC डिवाइस है, लाइक NAC मैनेजर है, सिस्को ACS है, डिफरेंट अप्लायंसेस। उसके बाद इंटरनेट एज के अंदर हमारे पास वेब सिक्योरिटी की अप्लायंसेस हैं, ईमेल सिक्योरिटी की अप्लायंसेस हैं, वेब सिक्योरिटी की अप्लायंसेस हैं, IPS IDS पड़ा है हमारे पास। इस स्विच के अंदर हमारे पास फायरवॉल स्विचिंग मॉड्यूल लगा है जो हमारे इस इंटरनेट एज को प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद जो कोर हमारी मेट्रो ईथरनेट से अटैच है, और ये मेट्रो ईथरनेट डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करती है, और वो डिफरेंट लैन्स उनके अपने कोर हैं और उनके अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हैं, और उन मॉड्यूल्स के अंदर हमने सिक्योरिटी को इंटीग्रेट किया हुआ है डिफरेंट मेजर्स से, डिफरेंट तरीकों को यूज करके। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक द वे सिस्को एक्सप्लेन इट इज लाइक अ कासल। लेट्स से कि एक कासल है, कासल को आप प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके जो दीवारें हैं आप बहुत मजबूत बनाते हैं, फिर उसके इर्द गिर्द आपने पानी जो है वो रखा है ताकि बाहर के जो दुश्मन है वो अंदर नहीं आ सकें। फिर पानी के अंदर आपने लेट्स से क्रोकोडाइल्स भी छोड़े हुए हैं कि अगर कोई दुश्मन आ भी जाए तो वो जिंदा जो है वो पानी से बाहर नहीं निकल सके, कासल तक ना पहुंच सके। तो ये सिस्को आपको एक गाइडलाइन बता रही है कि एक एज अ गाइडलाइन व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप एक सिक्योरिटी के डिजाइन में यूज करते हो, व्हाट आर द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो आप यूज करके अपने सिक्योरिटी डिजाइन को मुकम्मल करते हैं। दैट्स इट। होपफुली आपको ऐसा कुछ फील हो रहा होगा मेरे इस लेक्चर के बाद। हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो गया क्योंकि सिक्योरिटी का लेक्चर था। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक सिक्योरिटी जो नेटवर्क फील्ड में है। और आपके जहन में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, या मुझे फेसबुक के ऊपर उर्दू IT अकेडमी की आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।